तो चलिए आज के इस सेशंस में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह रसायन विज्ञान। और जैसा कि हमारे सिलेबस में सामान्य विज्ञान से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेगमेंट से प्रश्न आते हैं। तो फिजिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। आज से हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर देखेंगे और इसके अंतर्गत जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन करके। और इसका पीडीएफ नोट भी जो है आपको प्रोवाइड होता रहेगा और एमसीक्यूज भी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम देखें तो साइंस की जो है वो 3 ब्रांचेज हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी पदार्थ का किस प्रकार से जो है वो फॉर्मेशंस हुआ है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार से फिजिक्स में हम अपने आस पड़ोस की जो एक्टिविटी जैसे दौड़ना, गति, मोशन हो गए, रेहट चल रहा है और बसें चल रही हैं तो न्यूटन्स लॉ वगैरह वर्क कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में। बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जबकि केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रसायन विज्ञान, डेट मीन्स केमिस्ट्री, तो मुख्य रूप से अगर हम केमिस्ट्री के अंतर्गत आइडेंटिफाई करें तो किसी यानी जिस साइंस के अंतर्गत हम किसी पदार्थ के भौतिक, रासायनिक गुण, संगठक और उसके जो है संरचना और उसमें होने वाले भौतिक और रासायनिक गुण जो देखते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और केमिस्ट्री, इस शब्द का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये मिस्र देश के कीमिया से जो है केमिस्ट्री फॉर्म हुआ है। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न जो है वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे द्रव्य, ठीक है, पदार्थ, परमाणु संख्या, फिर जो है वो रासायनिक अभिक्रिया, इसके अलावा एसिड बेस और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह के विभिन्न टॉपिक्स हैं, उनका हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोट करें कि रसायन विज्ञान को हम परिभाषित किस तरह से करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर परिभाषा, बाकी जो है हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे और नोट्स में आपका विस्तार से सारी चीज़ें मेंशंस रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग केमिस्ट्री लिखिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, केमिस्ट्री क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक, रासायनिक, गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाला
रासायनिक भौतिक परिवर्तन। होने वाला रासायनिक भौतिक परिवर्तन का अध्ययन, ठीक है, का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। ये सिंपल सा डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम अगर बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो एक जीव का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल से होता है ना। लेकिन जब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं तो किसी पदार्थ का जो सबसे अनडिविजिबल पार्टिकल या फिर जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है वह एटम्स होता है। यही ना हम लोग पढ़े हैं, एटम यानी कि परमाणु होता है। अब देखिए कोई भी जो वस्तु का फॉर्मेशन हुआ है, हम अगर इस पेन का ही बात करें तो इस पेन में भी क्या है, ठीक है, ये जो पेन का फॉर्मेशन हुआ है, यह पेन बहुत ही छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो रासायनिक भौतिक जो संरचना है, इसमें जो जिससे ये फॉर्म हुआ है, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो इन सब का स्टडी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो उसी का यहाँ पर डिफिनेशन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, यह जो है वो परमाणु संख्या और परमाणु जो द्रव्यमान है उस पर भी काफ़ी हद तक एक्टिव होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके संगठन, उनकी संरचना किस प्रकार से हुआ है, तो जैसे कि हर एक परमाणु की संरचना में एटम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, यानी कि एटम वह पार्टिकल्स है, अनडिविजिबल पार्टिकल, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। जिस तरह से बायोलॉजी के अंतर्गत किसी जीव का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल से होता है, कोशिका से होता है, उसी तरह से अगर हम कोई वस्तु की बात करते हैं, निर्जीव वस्तु का, तो उसका फॉर्मेशन एटम से होता है। तो रासायनिक संरचना और उसमें होने वाले जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन हम करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो हमें एक पॉइंट और यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा, रसायन विज्ञान का जो है वो फादर किनको कहा जाता है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान के जो है वो फादर किनको कहा जाता है, तो आप एक नोट करके लिख लीजिएगा, रसायन फादर ऑफ केमिस्ट्री है कि नहीं को याद, तो आप कमेंट्स कर दीजिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासिए को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? लेवासियों, क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री में काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले किए हुए हैं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक्स में, जिसमें कि हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह द्रव्य का, ठीक है, हमारे आसपास का पदार्थ या फिर हम द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य मैटर, देखिए हम यूनिवर्स में अगर हम पूरे पृथ्वी पर देखें तो द्रव्य तीन अवस्थाओं में, ऐसे
जो है हम आगे और अगर बढ़ते हैं तो चौथा अवस्था प्लाज्मा होता है और पांचवा अवस्था बोर आइंस्टाइन। ठीक है, तो मुख्य रूप से किसी द्रव्य को यानी द्रव्य जो है वो तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, जिसमें कि आपका ठोस, द्रव्य और गैस। चौथी अवस्था इसकी जो है वो प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है, जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक्स में मिलते हैं, जो कि बोर्न आइंस्टाइन्स जो है वो अवस्था कहलाती है। तो मुख्य रूप से हम लोगों को जो है वो इन चार अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ठोस की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं और गैस की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में ऑब्वियस जो है वो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल उत्पन्न हो रहे होंगे। जैसे ठोस, तो यानी कि जो सॉलिड रूप में है, यानी कि आप अगर आसपास की वस्तुएं देखें तो पेन हो गया, कुर्सी हो गया, इसके अलावा आपका लोहा, यानी कि वो विभिन्न चीज़ें आपके आ रहे होंगे। वहीं अगर हम द्रव्य की बात करें तो यानी कि विस्कस, कहने का मतलब कि जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पानी हो गया ना, द्रव्य दूध हो गया, तो ये सभी हमारा द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ठोस, लिक्विड और गैस। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव्य यानी लिक्विड, यहाँ द्रव्य का मतलब आप लिक्विड यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका लिक्विड है और दिस इज द गैस एंड सॉलिड। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो हम किसको ठोस कहेंगे, किसको द्रव्य कहेंगे और किसको गैस कहेंगे, ये हमारे लिए आम बात होती है। और इसको आप ओबियस जो है वो बचपन में पढ़े, बचपन में कहने का मतलब हुआ कि 9th-10th में आपने यह टॉपिक्स पढ़ा है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसमें ऑलरेडी आपने ठोस, द्रव्य और गैस की जो बेसिक चीज़ें स्टडी किया, वही यहाँ पर भी आपको पढ़ना है और उतना ही से आपका काम भी हो जाएगा। तो ये ठोस में आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका निश्चित आयतन होता है, ये ना, यानी कि जिसका निश्चित आयतन होता है, लंबाई, चौड़ा और ऊंचाई हो, तो उसे हम ठोस कहते हैं। अन्य और जो आप कमेंट्स में भी करते चलिए कि आप ठोस किसे कहेंगे, जो आपने पढ़ा है। तो यानी कि जिसका निश्चित आयतन होता है, वॉल्यूम अगर जिनका निश्चित हो, उसे हम ठोस कहेंगे। यानी कि इसका जो है वो निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार। वहीं द्रव्य का क्या है कि द्रव्य को हम जिस कंटेनर में रखते हैं, वह उसी कंटेनर का आकृति ग्रहण कर लेती हैं। अगर हम ग्लास में रखें तो वो ग्लास, यानी ग्लास में अगर डालते हैं तो वो ग्लास की आकृति हो जाती है। अगर किसी दूसरे बर्तन में डालें तो वो दूसरे में हो जाती है। तो यानी कि इसकी जो है वो आकार बदलती है। ठीक है, तो यानी कि इसका एक निश्चित आकार होता है, आयतन होता है इसका, यानी कि वॉल्यूम होता है, यानी कि इसका आयतन और द्रव्यमान भी निश्चित होता है। है ना, इसके आयतन और द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है।
और एक सबसे अहम बात कि हमने अभी बताया कि जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो एटम से बने हुए हैं, यानी अणु परमाणु से बने हुए हैं। तो ठोस में क्या होता है, ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम इसे ठोस मानते हैं तो इनके बीच जो एटम्स होंगे वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। इनके बीच जो है वो एटम जो होता है वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, यानी कि इन दो अणुओं के बीच गैप जो है वो 9 के बराबर होता है, ठीक है। दो अणुओं के बीच जो है वो गैस, यानी कि दो अणुओं के बीच जो है वो रिक्त स्थान, या फिर हम कह सकते हैं कि गैप 9 के बराबर होता है, या फिर अणुओं के एक दूसरे के साथ, ये एक अणु जो है वो दूसरे अणु के साथ दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अणुओं के एक दूसरे के साथ दृढ़ता से बंधे होने, अणुओं के एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे होने के कारण यह क्या होता है, ठोस होता है। ठोस होता है। अब देखिए, जब अगर दो अणुओं के बीच अगर कोई स्पेस हो ही नहीं, ठीक है, इनके बीच जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, तो सबसे हाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अंतः आणविक बल यहाँ पर अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसी चीज़ को समझते हैं, ये काफ़ी जो है वो एक दूसरे के साथ अणु मिले हुए होते हैं। अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर हम यही चीज़ द्रव्य में देखें तो द्रव्य में जो दो अणुओं के बीच ये उतना ज़्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो यहाँ पर नहीं काम करता है, यानी कि इनके बीच थोड़ा सा जो है वो गैप होता है, यानी एक दूसरे से दृढ़ता से नहीं बंधे हुए होते हैं। यही कारण है कि ये जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी का रूप लेता है, क्योंकि लिक्विड की एक ये टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्ड इजीली जो है वो ब्रेक करता है और इजीली फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो यही कारण है, यानी इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड के अपेक्षा कम होता है, जबकि बहुत कम जो है वो गैसेस में होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, जो अणु होता है वो काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। क्या होता है, काफ़ी दूर होते हैं। तो अब देखिए एक शब्द आता है संपीडनीयता, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि निम्न में से किस अवस्था का संपीडनीयता काफ़ी अधिक होता है। तो संपीडनीयता क्या होता है कि हम जिसे कंप्रेस्ड कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेस्ड जो जितना जो है वो सख्त रहेगा, आप लोहा देखिए, लोहा को कंप्रेस्ड कर पाइएगा नहीं, लेकिन अगर आप एक बैलून लेते हैं, अगर आप एक बैलून लेते हैं तो ऊपर से दबाते हैं तो वो कंप्रेस्ड होता है। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीडनीयता, हिंदी में जो है इसको संपीडनीयता कहते हैं। ये जो है वो बहुत कम है, ये संपीडनीयता इसमें जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इनके अणु एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली जो है वो बंधे हुए हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस कारण ये 9 के बराबर कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। ठोस यानी लोहा हम कितना हो दबाएंगे, बहुत आपके हाथ से दबने की कोई बात ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी जो है
ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीडनीयता सॉलिड में सबसे कम होता है, जबकि लिक्विड में जो है वो संपीडनीयता सॉलिड से अधिक होता है, और सर्वाधिक जो संपीडनीयता है वो इसका होता है। तो आप लिख लीजिए संपीडनीयता में ये सबसे कम है, फिर लिक्विड में संपीडनीयता जो है वो अधिक है इस सॉलिड से। कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं कंप्रेस, और सबसे अधिक जो है वो गैस में है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की भी रिगार्डिंग बात कर ली है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की हम बात करें, यहाँ पर लिख रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अंतः आणविक बल, अंतः आणविक बल ये क्या होता है? तो दो अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सॉलिड में क्या है, ये सबसे कम है, सॉलिड में जो है वो सबसे कम है, सॉरी यहीं पे आप लोग आते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सॉलिड में सबसे अधिक है, तभी ना कंप्रेस्ड वो नहीं हो पा रहा है। तो सॉलिड में अधिक है, लिक्विड में जो है वो सॉलिड की अपेक्षा कम है, और गैसेस में जो है वो सबसे कम है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो है वो काफ़ी गैप पे होते हैं। अब देखिए अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, डिफिनेशंस क्योंकि ऑलरेडी इसका निश्चित आकार होता है, तो ये निश्चित आकार में नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है कि निश्चित आकार में वो नहीं होता है लिक्विड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कोई निश्चित, ठीक है, द्रव्य का जो है वो आयतन तो निश्चित होगा। ये आयतन जो है वो निश्चित होगा। क्या होगा? आयतन निश्चित होगा, क्योंकि अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, आप चाहे किसी भी कंटेनर में उसे क्यों ना डाल दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकार निश्चित होता है इसका, जैसे आकार निश्चित है, आयतन निश्चित, परंतु आकार अनिश्चित। ठीक है, द्रव्य का जो है वो आयतन निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार, क्योंकि अगर हम किसी एक बोतल में रखे हुए हैं पानी को तो बोतल का आकार का हो जाएगा, लेकिन जब उसे ग्लास में हम डाल देंगे तो वो ग्लास के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आयतन निश्चित है लेकिन उसका आकार नहीं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, एंड एक्सेट्रा, आप यहाँ पर अन्य और भी जो है वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बाकी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, जबकि संपीडनीयता सॉलिड यानी कि ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर जो गैस आप सिलेंडर की बात करते हैं तो गैस ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है। जो आप एलपीजी यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड किया जाता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उसी संपीडनीयता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो संपीडनीयता सबसे अधिक जो है आपका गैसेस में होता है। ये आपका ठोस, द्रव्य
यस। गैस है ना, ठीक है। अब हम अगर गैस की बात करें तो न तो इसका आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, ठीक है। गैस का और न ही बाकी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर बात किया, कंप्रेसिबिलिटी पर बात किया, तो एज इट इज गैस के केसेस में है सबसे अधिक कंप्रेस्ड जो होता है वो गैस होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सबसे वीक होता है वो हमारा गैसेस फॉर्म में अधिक होता है। बाकी गैस के एग्जांपल आप वायु, ठीक है, वायु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जलवाष्प हो गया, धुआं हो गया, तो ये सारे जो हैं आपके होते हैं। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? हेलो, चलिए ओके है। अब क्लियर है ना ऑडियो वीडियो आप लोगों का? अब क्लियर होगा और, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, अगला है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा को जानने से पहले हमें कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बताइए आप लोग, एक दो का नाम बताइए, ठीक है। ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? है एक आध एग्जाम्पल आपको याद तो आप बताइए। तो आप लोग जल, ठीक है, जल जो है वह तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इसलिए हम अगले जो है वो यहाँ पर लिखिएगा नोट करके, जल, गंधक यानी सल्फर, जल, गंधक, फास्फोरस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अर्थात ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य यानी कि जल, अब जल के बारे में जान रहे होंगे, आगे याद रखना है, गंधक और फास्फोरस,
ये भी जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसा कि हम अगर जल की बात करते हैं, ठीक है, तो जल आपका ठोस में भी है, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड बर्फ, जब हम उसे छोड़ देते हैं एट रूम टेम्परेचर तो वो लिक्विड में पाया जाता है, गर्म करते हैं वेपर में। अब देखिए कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि ठोस से गैस में परिवर्तित होने के गुण रखते हैं। ये हम जब अवस्था परिवर्तन बताएंगे, ठीक है, सब्लिमेशन जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो द्रव्य में बिना कन्वर्ट हुए गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कुछ है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में इस पॉइंट से पूछा गया है, जल न देकर गंधक दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि कपूर हो गया, फिर नौसादर और आयोडीन, नौसादर व आयोडीन ठोस से सीधे द्रव्य में ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने के गुण रखते हैं। ठीक है, ये इस अवस्था को हम लोग सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को यानी कि जो ठोस से बिना द्रव्य हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला जो पदार्थ है, और कुछ ऐसे भी ठोस हैं जो ठोस से सीधे द्रव्य में ठोस से सीधे गैसियस अवस्था में लाने के गुण रखते हैं, तो उन्हें सब्लिमेशंस कहते हैं। और इनके अंतर्गत कपूर, नौसाद और आयोडीन आता है। जैसे के प्रीवियस आप क्वेश्चंस में देखिएगा तो कपूर और आयोडीन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों को यहाँ पर अभी देखना है पीछे ही प्लाज्मा के बारे में, जो कि चौथी अवस्था है पदार्थ का। ठीक है, यह जो चौथी अवस्था है वो पदार्थ का तो मुख्य रूप से प्लाज्मा को अगर आपको समझना है तो आप ये इमेजिन कीजिए कि जब आपको आपके बॉडी में अगर स्क्रैच आ जाता है तो ऊपर में एक लिक्विड, ठीक है, पीला लिक्विड निकलता है, तो वही एक प्लाज्मा, हम उसी को कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें प्लाज्मा को, तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक परमाणु आयनित अवस्था में
आयनित अवस्था में मिलते हैं। तो यह जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है जो कि आयनित अवस्था में होता है। और यह अवस्था अगर पूछा जाए कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है या फिर कुचालक, तो यह अवस्था विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो हमें प्लाज्मा के सापेक्ष में यही चीजें ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो प्लाज्मा के रिगार्डिंग ये पूछा गया है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है। ठीक है, तो चौथी अवस्था प्लाज्मा है, बस सिंपल सा। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछी जा सकती है कि यह अवस्था विद्युत का सुचालक है या कुचालक, तो सुचालक, या फिर वह अवस्था द्रव्य की जो उच्च तापमान पर उनके परमाणु आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। एक पांचवी अवस्था जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में जो है वो कभी कभी मिलता है, तो ये बोस आइंस्टाइन अवस्था, ये पांचवी अवस्था है जो कि बोस जगदीश चंद्र बोस यानी जो भारतीय वैज्ञानिक और आइंस्टाइन के नाम पर जो है इस अवस्था का नाम रखा गया। तो मान रूप से हमें चौथी अवस्था तक ही जानना है, बाकी ध्यान में रखिए, पूछा अगर कभी जाए तो आप उसका आंसर कर दें। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा पदार्थ था उसके रिगार्डिंग डिस्कस किए। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स है किन्हीं का या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। आयनित अवस्था मीन्स कि ये जो है वो चार्जेबल कह सकते हैं। यहाँ पर आयनित मीन्स होता है चार्जेबल, यानी ये जो है वो मुख्य रूप से पॉजिटिव निगेटिव अवस्था में पाई जा सकती है। ठीक है, तो आयनित अवस्था वही होती है, यानी कि जो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी हाईली मूवेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पर। आयनित वही होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और रासायनिक क्लासिफिकेशन यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो पदार्थ हैं रासायनिक तौर पर इसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो अगला जो है वो टॉपिक लिखिएगा, और रासायनिक वर्गीकरण। देखिए रासायनिक वर्गीकरण की हम अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो पदार्थ हैं, ठीक है, एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस यानी जिसे हम विषमांगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम। पहला जो है आपका
विषमांग पदार्थ, यानी इसे हम हेट्रोजीनियस मैटर कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो होमोजीनियस, यानी इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो समांग पदार्थ। अब देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये क्या है। तो जैसा कि पदार्थ की हम अगर बात करें, ठीक है, हम अगर भिन्न भिन्न पदार्थों की बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल से ही इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल से इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, और जैसे रक्त, दूध, लोहा, ठीक है, शरबत। तो इनमें से कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जो होमोजेनियस है और कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोजीनियस हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हेट्रोजीनियस क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हुए, यानी कि भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर जो बना हुआ होता है उसे हम विषमांगी पदार्थ कहते हैं, हेट्रोजीनियस। जैसे रक्त, ब्लड में पानी भी है, यानी प्लाज्मा है, वाटर है, एंड विभिन्न प्रकार के कर्पसल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक अलग अलग जो है वो पदार्थ मिलकर जो है इस चीज का फॉर्मेशंस किया है, तो वैसे पदार्थ को हम विषमांगी पदार्थ कहते हैं। लेकिन जो एक ही तत्व या फिर एक ही एलिमेंट से जिनका फॉर्मेशंस हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बने हुए हैं, उन्हें हम होमोजीनियस, यहाँ पर परमाणु की जगह पर हमें तत्व कहने में और बेहतर होगा। तो जैसे लोहा, लोहा में सेम प्रकार के एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया है, इन एटम्स का प्रयोग किया गया है। बाकी दूध की बात करें तो दूध हमारा हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। शरबत की बात करें तो ये भी हमारा हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। तो यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थ से अगर कोई पदार्थ बना है तो वो हेट्रोजीनियस में जाएगा, जबकि एक ही प्रकार के, ठीक है, जबकि अगर एक ही प्रकार के जो पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे हम होमोजीनियस कहेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन आप लोग लिख लीजिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है इस प्रकार के भी क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल से ही हम लोग देखें। तो ऐसे पदार्थ जिसमें भिन्न भिन्न पदार्थों के दो या
दो से अधिक, दो या दो से अधिक भाग, ठीक है, दो या दो से अधिक भाग होते हैं, वे कहलाते हैं। जबकि हम यहाँ पर अगर देखें समांग जो है वो पदार्थ में, तो यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जिसका प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है, ऐसे पदार्थ जिसका प्रत्येक भाग समान प्रकार का हो। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो समांग पदार्थ के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जो समांग पदार्थ हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो समांग पदार्थ हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है विलयन, सॉल्यूशन, और दूसरा जो है वो शुद्ध, ठीक है। जो हमारा होमोजेनियस मैटर है उसको दो वर्गीकरण में बांटा गया है, जिसमें एक है आपका विलयन सॉल्यूशंस और दूसरा है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सबस्टांस, शुद्ध पदार्थ। क्या है, एक जो है हमारा विलयन सॉल्यूशंस है और एक जो है हमारा शुद्ध पदार्थ है यानी प्योर सबस्टांस है। तो अब यहाँ पर हमारा जो है ये विलयन क्या होता है यानी सॉल्यूशंस क्या होते हैं और प्योर सबस्टांस क्या होते हैं। तो प्योर सबस्टांस यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम बात करें ऑक्सीजन्स का या फिर हम लोहा की बात करें, तांबा का बात करें, तो ये सारे के सारे जो हैं प्योर सबस्टांस के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनका फॉर्मेशन समान यानी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर हुआ है। अब हम अगर विलयन की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग विलयन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो विलयन है इसका फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे इसको आप लोग एक बार नोट कर लें, देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं, और यहाँ पर जैसे सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग थोड़ी सी जो है वो डिस्कस कर लें। विलयन, देखिए सॉल्वेंट
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये विलेय कहलाता है, सॉल्वेंट जो है वो विलायक कहलाता है, और इससे जो है इन दोनों के मिलने से जो है वो विलयन बनता है। सॉल्यूट यानी कि जो कम मात्रा में इन्वॉल्व होता है, सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होते हैं। एक एग्जांपल के तहत हम अगर देखें, ऐसे हम यहाँ पर सिर्फ आपको विलयन के बारे में बता रहे हैं, आगे हम पुनः इसका चर्चा करेंगे जब टाइडल इफेक्ट, कोलाइडल इफेक्ट, इन सब पर चर्चा करेंगे वहाँ पे। तो मुख्य रूप से विलेय और विलायक, यानी कि अगर हम देखें चीनी और पानी को मिलाते हैं, चीनी और पानी को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? शरबत बनता है ना। तो हमारा यहाँ पर चीनी क्या हुआ? चीनी जो है वो विलेय है, क्योंकि चीनी का हम मात्रा लिमिटेड डालते हैं अकॉर्डिंग टू मीठापन, यानी कि जितना हमें मीठा पीना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जल के तुलना में कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो जल को सावित्रिक विलायक भी कहा जाता है। ये जो है वो विलायक हो गया, क्योंकि जल में लगभग जो भी घुलनशील पदार्थ है वो घुलने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है? विलायक, ये जल को कहा जाता है, पानी को, क्योंकि पानी में हर एक विलेय जो है वो घुलने का चेष्टा करता है और घुलने की कैपेसिटी भी है इसमें घुलाने का। और जो शरबत बना है, यानी इन दोनों के मिलने से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं, यानी विलयन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा विलेय प्लस डैश दे दिया जाएगा और विलयन किससे प्राप्त होगा, तो विलायक जो है वो यहाँ पर आपको रखना होगा। विलायक क्या है कि जो अपने में घोलने की कैपेसिटी रखता है, विलेय जो घुलने की चेष्टा रखता है, फिर किसी के साथ जो घुलने का चेष्टा रखता है उसे विलेय कहते हैं, और इन दोनों आपस में मिलकर जो प्रोडक्ट दे देते हैं उसी को हम लोग विलयन कहते हैं, यानी सॉल्यूशंस कहते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब आगे आते हैं और अब यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस में जो है वो तत्व, अब यहाँ पर जो है वो ये तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें यहाँ पर देख ली कि जो भी रासायनिक वर्गीकरण है उसमें विषम मांग पदार्थ और सम मांग पदार्थ है। इसके अलावा हमारा जो महत्वपूर्ण तीन और जो हमारा क्लासिफिकेशंस है वो कुछ इस टर्म में है। पहला जो है आपका तत्व है, और दूसरा जो है वो यौगिक है, और तीसरा जो है हमारा मिश्रण है, ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण का ही ये मुख्य भाग है जो कि तीन फॉर्म में, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब देखिए तत्व में जो है वो इनको हम रखेंगे तो यह एक प्योर सबस्टांस होता है। जो भी तत्व है वो एक ही प्रकार के, यानी कि सेम प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम इनके अंतर्गत धातु, अधातु और उपधातु को रखते हैं। ये तत्व एलिमेंट्स के अंतर्गत, तो एलिमेंट्स है क्या, इसको आप लोग एक बार नोट कर ले। यानी कि तत्व समान प्रकार के परमाणु से बने
शुद्ध पदार्थ होता है तत्व, जैसे आपका सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, वगैरह वगैरह। यानी पेरियोडिक टेबल में जो भी हमारा एलिमेंट्स है वो सारे जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तत्व के एलिमेंट्स ही हैं। अब इसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तत्व को धातु और अधातु के रूप में क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। तत्व को मुख्य रूप से अगर देखें, ठीक है, धातु और अधातु, तत्व को हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं धातु और अधातु। देखिए धातु जो भी हैं वो सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट सिवाय पारा का। धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं सिवाय पारे का, क्योंकि पारा जो है धातु होते हुए भी लिक्विड में पाया जाता है। इस तरह के जो है वो एग्जाम में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। इस तरह के जो है वो एग्जाम में जो है वो काफ़ी चीज़ों को पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए धातु के जो सामान्य अन्य और जो गुण हैं, ठीक है, धातु के जो अन्य और जो गुण हैं वो कौन कौन से गुण हैं? तो जैसे कि धातु को जो है वो पीट पीट कर चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। धातु को जो है वो पीट पीट कर चादर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे हम, ठीक है, आघात वर्ध्यता कहते हैं। वहीं डक्टिलिटी यानी तन्यता भी होती है, क्योंकि इसे हम लॉन्ग वायर में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग वायर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अन्य इसके अलावा ये सुचालक होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो हैं वो हमारा धातु का होता है। अधातु ये जो है वो भंगुर होते हैं। तो ये सारे जो है वो इसके गुण हैं। तो हम लोग अगले क्लास में जो है वो तत्व के जो गुण हैं धातु और अधातु के, उसके सापेक्ष में यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, और अन्य आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स कर दीजिए। बाकी आज के सेशंस में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।